हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वोकैब। मैं स्वर्णिमा लेके आई हूँ फिर से 10 न्यू वर्ड्स। और वो 10 वर्ड्स है ये: एस्पियोनाज, ऑब्नॉक्शियस, किन, एक्विंटेंस, cordial, admonish, sobriquet, plethora, alter ego एंड pedagogy। तो फर्स्ट वर्ड है एस्पियोनाज। एस्पियोनाज वो होता है जब एक कंट्री या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई एक देश और एक संस्था जब किसी दूसरे देश और दूसरी किसी संस्था के बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, खुफिया जानकारियां एकत्रित करना चाहे, उस जासूसी को बोलते हैं एस्पियोनाज। मान लीजिए कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। इंडिया क्या है? रॉ। पाकिस्तान का है आईएसआई। अब यहाँ के जो है ये रॉ है, ये यहाँ से अपने कुछ जासूस यहाँ पे भेजेगा। इनके बारे में खुफिया जानकारियाँ निकालना, इन पे निगरानी रखना, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जानने के लिए, और इनकी जो भी मिलिट्री सिक्योरिटीज़ है, सैन्य सुरक्षा जो है इस देश की, उस बारे में जानने के लिए, या इनकी क्या स्ट्रेटजीज चल रही है इस देश के बारे में, एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़ जानने के लिए ये भेजेंगे अपने स्पाई को यहाँ पे। तो इस जासूसी को, तो ये हो गया एस्पियोनाज, इस जासूसी को बोलेंगे एस्पियोनाज। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है थीव्स को ट्रेन करने का। अब इनका मकसद है ये एक बैंक को लूटना। इसने किया अपने थीव्स को ट्रेन, और इन्हें भेजा यहाँ पे अपने सारे थीव्स को जासूसी करने के लिए कि यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, रिसेप्शन कैसा है, कैश काउंटर कैसा है, लॉकर कहाँ है, कैसे रास्ते हैं, किस किस तरह की सिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है? ये जासूसी कर रहे हैं, ये एस्पियोनाज कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं किसी भी देश या किसी ऑर्गेनाइजेशन की खुफिया जानकारियों लेना, गुप्तचर करना, बोला जाता है एस्पियोनाज। किसी चीज़ को स्पाई करना, स्पाइंग। काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस क्या होता है? मान लीजिए एक संस्था है, और ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये है काउंटर इंटेलिजेंस। अब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भेज रहे हैं अपने जासूसों को यहाँ के सीक्रेट्स जानने के लिए, इनको नुकसान पहुँचाने के लिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए काउंटर इंटेलिजेंस को डिज़ाइन किया जाता है, ताकि बाहर से कोई भी खुफिया इंसान यहाँ पे आके यहाँ के सीक्रेट्स, या हमारे देश के सीक्रेट्स, या हमारी किसी संस्था के सीक्रेट्स ना जान पाए। उसको बोला जाता है काउंटर इंटेलिजेंस। अंडर कवर वर्क हो गया गुप्त कार्य, सर्विलियंस हो गया निगरानी रखना, और वहीं उसका उल्टा हो गया ओपननेस, मतलब कि पारदर्शिता है पूरी तरीके से, कोई सीक्रेसी नहीं है, आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। रिलायबिलिटी है उस चीज़ में, जेन्यूननेस है, काफ़ी असलियत है, जैसा दिख रहा है वैसा है, पीछे से कोई और चीज़ नहीं है। फ्रैंकनेस है, काफ़ी अच्छा माहौल है, दोस्ताना माहौल है, कोई शक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये हो गया एस्पियोनाज, जिसको एक बार समझते हैं सेंटेंस से। The chancellor learned he was a victim of espionage when tiny cameras and microphones were found throughout his home. चांसलर को तब पता चला कि वह जासूसी का शिकार है। विक्टिम मीन्स होता है शिकार। तो चांसलर को तब पता चला कि वो जासूसी का शिकार है जब उसने अपने पूरे घर में देखे छोटे छोटे कैमरास और माइक्रोफोन्स। चांसलर कौन होता है? चांसलर होता है एक यूनिवर्सिटी का लीडर, या फिर एक ऐसा इंसान जो काफ़ी हाई पोजीशन में हो। कोई मान लीजिए हेड ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं इसको। हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये काफ़ी हाई पोजीशन होती है, उसको बोला जाता है चांसलर। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको काफ़ी घिन आ जाए, जो काफ़ी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और अत्यधिक अप्रिय है। मान लीजिए कि एक इंसान है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपके मतलब सामने वाले की लाख कोशिश के बाद भी आपको वो इंसान पसंद नहीं आ रहा है, आपके लिए वो इंसान अप्रिय है, तो वो इंसान भी ऑब्नॉक्शियस है। और अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन देखते हैं जिसको देख के आपको घिन आ रही है, वो सिचुएशन भी ऑब्नॉक्शियस है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं, ये एक रास्ता है, और यहाँ पे बारिश भी हो रही है, साथ में यहाँ पड़ा है बहुत सारा कचरा, और क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से यहाँ हो गई है कीचड़, और यहीं पे कुछ जानवर भी बैठे हुए हैं। तो जब आप इस रास्ते से जाएंगे, तो ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो आपको जो सीन दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ऑब्नॉक्शियस रहेगा, काफ़ी हीडियस रहेगा, जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा घिन आएगी।
अबोरेंट का मीन्स भी होता है काफ़ी घिनौना। डिसप्लीजिंग रहेगी वो चीज़, मतलब आपके मन को बिल्कुल भी नहीं भाएगी। रेडिकुलस, बकवास रहेगी। अनलव्ड होता है अप्रिय। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। अप्रिय एक इंसान हुआ जो आपको चाह के भी पसंद नहीं आ रहा है, वो हो जाएगा अनलव्ड। वो आपको बिल्कुल बेहुदा लग रहा है। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये थोड़े से लाइट मीनिंग के हैं, और जो हीडियस और अबॉरेंट है जिसको देख के काफ़ी घिन आ रही है, ये काफ़ी हैवी वर्ड्स हैं। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज की एक खूबसूरती है कि जो भी वर्ड्स रहते हैं उनको बिना मीनिंग चेंज किए आप दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका जो मतलब है आपको सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ करना है। आपको वही वर्ड आप किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्नॉक्शियस को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक, काफ़ी जो बहुत भयानक सी चीज़ दिख रही है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है, ना चाहते हुए भी बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई चीज़ नहीं भा रही है, तो भी वो हो जाएगी ऑब्नॉक्शियस। और वहीं उसका उल्टा, प्लीजिंग, एक ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको काफ़ी आनंद आ रहा है, डिलाइटफुल, काफ़ी सुख दे रही है वो चीज़, काफ़ी सुखद है, काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी आकर्षण है उसमें, काफ़ी सुंदर है, आपके मन को भा रही है। तो ये हुए एंटोनिम्स। शी इज़ द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस एंड लाउड वुमन आई नो। मैं जानती हूँ कि वह सबसे ज़्यादा अप्रिय और सबसे ज़्यादा तेज़ बोलने वाली, शोर मचाने वाली महिला है। और वहीं ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो गया, ये यहाँ पे अप्रिय की बात हो रही है कि वो अनलव्ड है विमेन। और ये यहाँ पे हो रही है कि एक सिचुएशन है जो भयानक है। द कंडीशन ऑफ द रिवर नियर द फैक्ट्री वॉज ऑब्नॉक्शियस। तो जो रिवर की जो कंडीशन है फैक्ट्री के बाहर, वो कैसी है, काफ़ी उसको देख के घिन आ रही है। तो दोनों है नेगेटिव वर्ड्स, बट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में। तो आप ऑब्नॉक्शियस को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है किन। किन का मतलब होता है परिजन, वंस फैमिली एंड रिलेशन, यानी कि आपके परिचित, आपके परिवार संबंधी लोग, आपके सगे संबंधी लोग, या आपके रिलेटिव्स। रिलेटिव्स को बोला जाता है किन, रिलेटिव्स। या तो जिनसे भाईचारा हो। कॉमरेडली थोड़ा सा अलग हो गया, ये दोस्ताना हो गया, बट दोस्ताना नहीं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हो, फैमिली रिलेशन हो, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन हो, वो कहलाएंगे आपके किन्स, यानी कि आपके रिलेटिव्स। किंड्रेड होता है भाईचारा। क्लैन, अब क्लैन क्या होता है? क्लैन डायनेस्टी। क्लैन होता है, बता रही हूँ एक मिनट। या सो क्लैन होता है कबीले को बोला जाता है, या किसी घराना हो, या कोई नस्ल हो, या कोई गोत्र हो। जो गोत्र, आपने कई बार सुना होगा कि ये चीज़ें आज भी मानी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक गांव के हैं, ये दो लोग हैं एक गांव के, ये दोनों कहीं बाहर शहर में निकल गए, ये अलग शहर में चले गए, ये अलग शहर में चले गए। इनके जो भी है घर परिवार रिश्ते, वंश इनका बढ़ते जा रहा है। अब काफ़ी टाइम बाद इनके ही फैमिली का कोई कभी कहीं पे टकरा गया, दोनों को पता चला कि ये एक गांव के हैं, और इनका गोत्र जो है वो सेम है। तो ये एक दूसरे को क्या कंसीडर करेंगे, भाई या बहन। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक कुटुंब के लोग हुए ये, एक तरीके से। तो ये कहलाएंगे किन, किन्स मैन और किन्स वेमेन। डायनेस्टी हो गया राजवंश। एक राजवंश के लोग भी कहलाते हैं किन। राजवंश, राजघराना कैसा हुआ, मान लीजिए ये अशोक है, ये अशोक का भाई है सुशील। अशोक का एक भाई था सुशील। अशोक के बहुत सारे भाई थे, मैं बस एग्जांपल बता रही हूँ। ये हुआ अशोक, ये उसका भाई हुआ सुशील। दोनों की माएँ अलग थी, लेकिन ये एक ही वंश के हुए, एक ही राजवंश के हुए। क्यों? क्योंकि दोनों के फादर सेम थे, और ये थे मौर्य डायनेस्टी के। तो ये एक ही डायनेस्टी के होने के कारण, भाई होने के कारण, ये कहलाएंगे किन। एक ही फैमिली के हुए वो हुए किन। तो जो बोलते हैं हम कि ये हमारे रिलेटिव हैं, वो एक तरीके से उसी का मीनिंग होता है किन। कई बार सुना होगा किन किन को जवाब देंगे। तो वो जवाब किसको देते हैं? बाहर के किसी को कोई लेना देना नहीं है, रिश्तेदारों को, परिजनों को ही लेना देना रहता है। तो वो किन यही रहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है, इसका ये मतलब नहीं है। तो किन किन को जवाब देंगे? रिश्तेदारों को जवाब देंगे किन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। वहीं दूसरा हो गया आउटसाइडर।
एंटोनिम हो गया इसका, जो बाहरी लोग होंगे, जिनका फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा, नॉन फैमिली होगी, जो आपके कोई परिचित नहीं होंगे, जो डिसएसोसिएटेड होंगे, मतलब कि काफ़ी आपका कोई लेना देना ही नहीं है आपके घर परिवार से, दूर के लोग हैं, एकदम अलग थलग है आपसे। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। द फैमिली पार्टी इंक्लूडेड ओनली किल्स। फैमिली पार्टी ने किसको इंक्लूड किया है? खाली परिजनों को। नो फ्रेंड्स वर इनवाइटेड। कोई भी दोस्त, किसी भी दोस्त को नहीं बुलाया गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है जान पहचान। जान पहचान मतलब कि या तो आप किसी पर्सन को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो आपका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, बस आप उसको जानते हैं, या तो कोई ऐसी बात है, एक इंसान है, उसकी नॉलेज में है वो बात, उसको उस बात के बारे में कुछ एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, उसको बोलेंगे बस वो उस चीज़ से परिचित है, उस चीज़ को जानता है, वो हो गया एक्वेंटेंस। फेमिलियर हुआ, वो उस चीज़ से परिचित हुआ, उस चीज़ को का जानकार हुआ, नॉलेज रखता है वो, कहीं ना कहीं उस चीज़ से संपर्क है थोड़ा बहुत। या तो एक ऐसा इंसान जो आपका मित्र है, मित्र भी घनिष्ठ नहीं, सिर्फ परिचित का, या कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड कनेक्शन है कहीं पे। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। अब ये वाई जो है ये एक्स का फ्रेंड है, और ये जो जेड है ये भी एक्स का फ्रेंड है, और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, बट इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, बस ये एक दूसरे के परिचित हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है, तो सिर्फ दोनों इसीलिए जानते हैं कि ये दोनों एक एक्स के फ्रेंड हैं। तो ये कैसे हो गए? ये हो गए एक्वेंटेंस। ये तो हो गए फ्रेंड्स, बट ये हो गए एक्वेंटेंस। तो एक्वेंटेंस मीन्स होता है कि जिसको आप जानते हैं, जान पहचाने, परिचित है आपके, कोई घनिष्ठता नहीं है आप दोनों के बीच में। वहीं पे इसका ऑपोजिट हो गया अनफेमिलियर हो, जो अपरिचित हो, जो बिल्कुल अनजान हो, जिसको आप जानते ही ना हो, अननोन हो, या जिसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं रखते हैं, आपको लैक ऑफ नॉलेज है उस चीज़ के बारे में या उस इंसान के बारे में। इसको एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। आई एम वेरी वेल एक्वेंटेड विद द वन अबाउट whom यू आर टॉकिंग। मैं उससे काफ़ी अच्छे से परिचित हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल एक ऐसा इंसान होता है जो काफ़ी मैत्रीपूर्ण हो, काफ़ी काइंड हो, काफ़ी दिली और काफ़ी दोस्ताना रखने वाला हो। एक ऐसा इंसान जो हमेशा अगर आपसे मिले या आपका स्वागत करे, मान लीजिए, तो काफ़ी प्यार से करे। एक होस्ट है, इसने रखी पार्टी, ये पार्टी का होस्ट है, और ये आप लोग हैं, ये इसके घर जा रहे हैं, तो ये आपका वेलकम कर रहा है काफ़ी प्यार से, काफ़ी ज़्यादा स्नेहशीलता इसने दिखाई आपको, आपकी काफ़ी खातिर करी, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी हार्टली है, मतलब काफ़ी दिल से इसने आपका स्वागत किया, ओपन आर्म्ड, काफ़ी खातिरदारी करी दिल खोल के, मन खोल के। वहीं एक इंसान हो गया जिसने आपको अपने यहाँ पे इनवाइट किया, तो इसी के साथ है, मान लीजिए इसी के साथ एक इंसान है, वो भी होस्टिंग कर रहा है, बट वो काफ़ी रूड है, वो बिल्कुल भी स्नेहशील जो बोलते हैं, यानी कि हो गया एमिकेबल, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, वो काफ़ी रूड है, काफ़ी एक्रीमोनियस है, जब बोलता है तो काफ़ी तीखा बोलता है, सिर्फ टॉन्ट मारता है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा है, थोड़ा लड़ंका सा है, हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली सा है बहुत ज़्यादा। तो ये इसका हो गया ऑपोजिट, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ये कॉर्डियल है और ये है काफ़ी रूड। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना होगा कि जब कोई, मान लीजिए शादी का इनविटेशन आपके घर आया है, उसमें कई बार आपने पढ़ा भी होगा, लिखा रहता है यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, मीन्स आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक स्वागत है यानी कि यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, वो कॉर्डियल और हार्दिक एक ही चीज़ है। इसको देखते हैं एक बार एग्जाम्पल से। इफ़ यू ट्रीट पीपल इन अ कॉर्डियल मैनर, अगर आप लोगों से स्नेहशील व्यवहार रखेंगे, दे विल ऑल्सो ट्रीट यू वेल, वो भी आपके साथ अच्छा भला ट्रीट करेंगे आपको। वी आर नॉट फ्रेंड्स बट वी आर ऑलवेज कॉर्डियल वेन एवर वी मीट, यानी कि हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन हम काफ़ी अच्छे से मिलते हैं दिल खोल के जब भी हम मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को सलाह देना, किसी को सलाह देना, लेकिन काफ़ी दृढ़तापूर्वक, यानी कि उससे उसको डांट के, उसको लताड़ के, और साथ में आप उसको कुछ एडवाइस भी दे रहे हैं, उसको कहते हैं एडमोनिश, फटकारना। किसी को कुछ एडवाइस देना बट रिब्यूक यानी कि फटकारते हुए, उस पर चिल्लाते हुए। स्पर्न, स्पर्न का मीनिंग होता है किसी का तिरस्कार करना,
और चाइड मीन्स होता है किसी को डांटना, बुरा भला कहना। अब आप किसी को बुरा भला भी कहेंगे और साथ में एडवाइस भी देंगे, ऐसा कैसे होगा? मान लीजिए कि ये एक पेशेंट है जो स्मोक कर रहा है, और यहाँ से डॉक्टर ने उसको देख लिया कि ये स्मोक कर रहा है, तो डॉक्टर इसको चिल्ला रहा है, और चिल्लाते चिल्लाते साथ में एडवाइस भी दे रहा है कि अगर तुमने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो तुम ठीक नहीं होगे। तो ये क्या हो गया, ये इसको डांट भी रहा है और इसको साथ में सलाह भी दे रहा है। और वहीं इसका उल्ट उसको कहते हैं एडमोनिश, और वहीं इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया किसी को प्रेस करना, किसी की बड़ाई करना, किसी को सराहना देना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, या फिर लेट गो कर देना चीज़ों को। आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने ठीक है उसको जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं। तो ये हुआ लेट गो। द टीचर ऑलवेज एडमोनिशेस द स्टूडेंट फॉर अराइविंग लेट टू क्लास। तो टीचर हमेशा बच्चों को चिल्लाती थी, क्यों? क्लास में लेट आने के लिए। तो एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, बुरा भला कहना। नेक्स्ट वर्ड है सोब्रिके। सोब्रिकेट नहीं, सोब्रिके, टी साइलेंट है। सोब्रिके का मीन्स होता है कोई एक इंसान है जिसका कुछ नाम है, बट उसका वो नाम ना बोल के आप उसको कोई और नाम से बुला रहे हैं, उसको आपने एक उपाधि दे दी, सिडोनिम दे दिया आपने, यानी कि एक उपाधि दे दी उसको, एक उपनाम दे दिया, अलाइज दे दिया, एक कोई टाइटल आपने उसको दे दिया, कोई खिताब आपने उसे दे दिया। कॉग्नोमेन दे दिया आपने, कॉग्नोमेन बोला जाता है उपाधि को, या कोई आपने उसको निकनेम दे दिया। जैसे कि मिल्खा सिंह है जो काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं, मिल्खा सिंह को जाना जाता है जट फ्लाइंग जट के नाम से। तो ये जो फ्लाइंग जेट है ये इनका है सोब्रिके। सोब्रिके होता है किसी को कुछ भी उपाधि दे देना। वही इसका उल्टा हुआ रियल नेम, जो आपका खुद का असली नाम है, ट्रू नेम, आपका जन्म से जो नाम है, बर्थ नेम। बैप्टिज्मल नेम होता है, क्रिश्चियन जो होते हैं, क्रिश्चियंस के यहाँ बच्चे जब होते हैं तो उनका एक संस्कार होता है बैप्टिज्म। उस संस्कार में छोटा जो बच्चा होता है उस पे पानी के छींटे मारते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं पानी से, और उस वक्त उसको एक नामकरण संस्कार की तरह करते हैं। उस वक्त बच्चे को एक नाम दिया जाता है, उस नाम को बोलते हैं बैप्टिज्मल नेम। तो ये हो गए सोब्रिके के उल्टे। Opposite. हेमा मालिनी हेमा मालिनी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट्रेस। शी हैड अर्न द सोब्रिके ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी जो थी वो काफ़ी खूबसूरत अदाकारा थी, उन्होंने एक खिताब जीता, अर्न किया, क्या? ड्रीम गर्ल का। लोग उनको ड्रीम गर्ल बोलते थे। एज सून एज यू हियर द सोब्रिके, आप जैसे ही ये उपनाम सुनेंगे मिसाइल मैन, यू थिंक ऑफ किसके, आप सोचेंगे किसके बारे में? अवर इंडियन साइंटिस्ट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी को बोला जाता था मिसाइल मैन, जो कि हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी थे। वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अधिक हो, लेकिन आवश्यकता से भी अधिक, जितनी उसको होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा है। अबंडेंस है, काफ़ी अधिक है वो। प्राचुरता जिसको बोलते हैं, गैलॉर। बहुतायत है, बहुतायत का मीन्स भी होता है प्राचुर, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में। प्लेंटी हो, काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी हद से ज़्यादा हो। ऑप्युलेंस हो, ऑप्युलेंस बोला जाता है जब कहीं पे वेल्थ की बात होती है या लग्जरी की बात होती है। जहाँ पे वेल्थ आ गया और वेल्थ भी हद से अधिक हो, लग्जरी भी हद से अधिक हो, उसको बोला जाता है ऑप्युलेंस। एक्जुबरेंस बोला जाता है, मान लीजिए कि ये एक कोई लड़का है जो जिम जा रहा है, जिम में ये हद से अधिक एक्सरसाइज कर रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज ठीक है, बट ये कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर दे रहा है। और ये फिर उसके बाद काफ़ी खुश भी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक भी है, काफ़ी उत्साह में भी है। तो जो इसके जो भी फीलिंग्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी इसके अंदर जो उत्साह भर रहा है, वो हद से अधिक है, उसको बोला जाएगा एक्जुबेरेंस। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं? प्लेथोरा है, आवश्यकता से ज़्यादा है। और वहीं उसका उल्टा हो जाएगा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ का अभाव होना। अभाव शॉर्टेज भी हो जाएगा, लैक यानी कि कमी हो जाएगी। इनएडिक्वेंसी मतलब हो जाएगा कि किसी किसी चीज़ कुछ है जो अनसफिशिएंट है। और स्कार्सिटी भी हो जाएगा किसी चीज़
कि तंगी हो जाना बोलते हैं, किसी चीज़ का अभाव हो जाना। कोई इसको एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्रीज़ हैं। ये फैक्ट्री इसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, मान लीजिए अल्कोहल के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, और इनके पास रॉ मटेरियल पड़ गया कम। तो इनके पास क्या हो गया, इनके पास स्कार्सिटी हो गई, इनके पास लैक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, इनसफिशेंट है, इनएडिक्वेसी है। तो ये हो गया प्लेथोरा का पूरा उल्टा। इसको एक बार सेंटेंस से समझते हैं। देयर आर प्लेथोरा ऑफ बुक्स इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी में आवश्यकता से भी अधिक किताबें हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से कलकत्ता में है। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर ईगो। अब अल्टर ईगो क्या होता है? अल्टर ईगो होता है आपका ही, ये आप है, आपका ही दूसरा रूप जो हू बहू आपके जैसा हो, उसको बोलते हैं अल्टर ईगो। इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा मीनिंग होता है कि एक जो आपका दोस्त हो, जो आपका कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंट जिसको बोलते हैं। कॉन्फिडेंट एक ऐसा इंसान होता है जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और जो मैंने फर्स्ट बताया कि जो, मान लीजिए ये आप है, आपके ही अंदर एक नेगेटिव इंसान भी रहता है, एक पॉजिटिव इंसान भी रहता है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, ये आपके ही जैसे हैं, ये कहलाएंगे आपके अल्टर ईगो। एक मूवी आई थी साउथ की, अनियन, शायद आपने देखी होगी, जिसमें एक कैरेक्टर रहता है अम्बी। अम्बी के ही दो पर्सनालिटीज रहती है, एक रहता है रेमो और एक रहता है अनियन। जो अम्बी रहता है वो क्या करना चाहता है, वो हमेशा सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहता है। वो चाहता है कि करप्शन हट जाए, जो लोगों की बुरी आदतें, बुरी चीज़ें जो हो रही हैं आसपास, वो सब चीज़ें हट जाएं। रेमो जो रहता है वो रहता है फैशन और मॉडल रहता है, और जो अनियन रहता है वो एक मर्डरर रहता है। तो ये अम्बी की मल्टीपल पर्सनालिटीज़ हैं। तो ये क्या है, ये इसके अल्टर ईगोज़ हैं। है एक ही इंसान, उसकी मल्टीपल पर्सनालिटी है जो है उसी की जैसी, नेगेटिव है और पॉजिटिव है, वो कहलाएगा अल्टर ईगो। और वहीं एक ऐसा इंसान भी अल्टर ईगो कहलाता है जो आपका दोस्त है और हूबहू आपके जैसा है, जैसे आप हैं सेम वैसा ही है। आपकी आदतें, आपके सोच विचार, आपकी पसंद, आपकी सोचना, उठना बैठना, सब सारी चीज़ें एक जैसी है। वो आपका कॉन्फिडेंट है, आप आँख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं। आपका साथी है, हूबहू आपके जैसा है, आपका रेप्लिका है, आपके इक्विवेलेंट है, जैसे आप हैं बिल्कुल वैसा ही है। वहीं उसका उल्टा क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया कॉम्पिटिटर है, वो आपका आपका प्रतिद्वंदी है, आपका दुश्मन है, आपका फो है, फो भी दुश्मन को बोलते हैं, आपका विरोधी है, ओपोनेंट है। इसको एक बार सेंटेंसेस से समझते हैं। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों बाद, कुछ सालों में ही शी बिकम्स हर हस्बैंड अल्टर ईगो। कुछ सालों में ही वह अपने हस्बैंड की अल्टर ईगो बन गई। जैसा उसका हस्बैंड वैसी ही वो बन गई। अब आपने मूवी देखी होगी क्रिश। क्रिश मूवी में ऋतिक रोशन का जो एक कैरेक्टर था कृष्णा, कृष्णा नॉर्मल था, जब वो किसी की मदद करने जाता था वो बन जाता था क्रिश। तो कृष्णा का अल्टर ईगो हो गया क्रिश। और वहीं पे सुपरमैन इज क्लार्क कैंट्स अल्टर ईगो। दोनों एक ही इंसान है, क्लार्क कैंट और सुपरमैन। तो सुपरमैन जो है वो क्लार्क कैंट का अल्टर ईगो हुआ। तो अल्टर ईगो कहते हैं कि एक ही इंसान जिसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हो, जो उसी के जैसी हो। नेक्स्ट वर्ड है पेडागोजी। पेडागोजी बोलते हैं शिक्षा शास्त्र को। शिक्षा शास्त्र यानी कि क्या? एक होता है टीचर जो सबको पढ़ाता है, लेकिन जो टीचर के पढ़ाने का जो तरीका होता है, उस तरीके को कहा जाता है पेडागोजी। इसको समझते हैं ऐसे। मान लीजिए ये एक टीचर है मैथ्स का, और ये दो स्टूडेंट हैं। इस टीचर ने दोनों बच्चों को पढ़ाया, ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। फिर आया एक और टीचर, उसने भी दोनों को पढ़ाया। इस बार ये बच्चा फेल हो गया और ये हो गया पास।
तब इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये ज़्यादा समझदार है और ये गधा है। नहीं, ऐसा है कि फॉर्मूले सेम है, किताब चेंज नहीं हुई है, मैथ्स भी सेम है, बट दोनों टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अलग है। तो जो पढ़ाने का तरीका होता है, पढ़ाने की कला होती है, पढ़ाना भी कला होता है, होती है एक, तो पढ़ाने की जो कला होती है उसको बोला जाता है पेडागोजी। इसका कोई एकदम बिल्कुल परफेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम तो नहीं है, ना तो इसका एंटोनिम है कोई ऐसा, ना सिनोनिम है। तो सिनोनिम जो है ये हो गया टीचिंग, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षा देना, एजुकेशन देना, इंस्ट्रक्शन सलाह देना, किसी को कुछ सिखाना, ट्रेनिंग करना। तो ये सब हो गया पेडागोजी का सिनोनिम नहीं है, लेकिन इन सब की जो किसी को सिखाने की एक स्टूडेंट की जो कला होती है टीचर की, उस कला को बोला जाता है पेडागोजी। वहीं पे एक ऐसी चीज़ हो गई जो बिल्कुल नॉन एकेडमिक है, गैर शैक्षणिक है, जैसे कि क्लब्स होते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं, डांसिंग क्लासेस होती है, पेंटिंग, ये सब नॉन एकेडमिक चीज़ें हो गई। अनट्रेंड हो गया है कोई एक ऐसा इंसान कुछ जो किसी चीज़ में ट्रेंड नहीं है लेकिन किसी को सिखा रहा है, नॉन एजुकेशनल, गैर शैक्षणिक। तो ये कोई एकदम परफेक्ट इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स नहीं, मुझे तो नहीं मिले। अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको एक बार सेंटेंस से समझते हैं। नो मैटर हाउ डिजिटल लर्निंग मेक्स टीचिंग ईजी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिजिटल लर्निंग जो है वो टीचिंग को कितना भी आसान बना दें। इट मीन्स नथिंग। इसका कोई मतलब नहीं होगा इफ़ अ पेडागोजिस्ट मेक्स नो चेंजेस इन हिज वे ऑफ टीचिंग। अगर कोई शिक्षा शास्त्री अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव नहीं लाएगा तो, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, डिजिटल लर्निंग आ गई है, डिजिटल लर्निंग ने आपके वे ऑफ टीचिंग को काफ़ी आसान कर दिया है, आपके पढ़ाई को काफ़ी आसान कर दिया है। लेकिन जब तक एक पढ़ाने वाला अपने वे ऑफ टीचिंग को, अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज नहीं करेगा, तब तक इस डिजिटल लर्निंग का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये भी पढ़ाएगा तो एक टीचर ही, स्टूडेंट अपने आप से तो पढ़ेगा नहीं जब तक टीचर उसको सही तरीके से पढ़ाएगा नहीं, थोड़ा सा अपना पढ़ाने के वे को चेंज नहीं करेगा, तब तक इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये एक स्टोरी है जो मैंने तैयार करी है। इस स्टोरी में कोई लॉजिक नहीं है, बस ये सारे 10 वर्ड्स समझने के लिए कि इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाए। तो ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, एक काल्पनिक कहानी है। किन्स एनिमीज आर एक्चुअली योर फ्रेंड्स। जो रिश्तेदारों के जो दुश्मन होते हैं वह असल में आपके दोस्त होते हैं। बीइंग अ पेडागोजिस्ट होने के नाते सैयद ऑलवेज लव्ड चिल्ड्रन। सैयद हमेशा बच्चों से प्यार करता था, एंड वॉज ऑलवेज सो कॉर्डियल विथ हिज कॉलीग्स, और हमेशा अपने सहकर्मियों के साथ प्यार से रहता था। बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ टीचिंग, पर कुछ साल पढ़ाने के बाद, ही वॉन्टेड टू स्विच टू हिज फैमिली वर्क ऑफ इंडियन स्पाइस। वह भारतीय मसालों के अपने फैमिली काम के, जो उसका फैमिली बिजनेस था भारतीय मसालों का, वह उसमें काम करना चाहता था। हिज फैमिली यूज्ड टू हैव अ मोनोपोली इन इजिप्ट स्पाइस मार्केट। उसकी फैमिली इजिप्ट स्पाइस मार्केट में उसकी फैमिली का मोनोपोली था, यानी कि मोनोपोली बोला जाता है एकाधिकार को। एकाधिकार, एकाधिकार होता है, मान लीजिए कि मार्केट में आप कुछ चीज़, ये इंडियन स्पाइस का एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट में इनका इंडियन स्पाइस का बिजनेस है, जहाँ आसपास में ये काम कोई और नहीं कर रहा है, सिर्फ ये अकेले ही कर रहे हैं। इस काम पे सिर्फ इन्हीं का अधिकार है, उसको बोलेंगे मोनोपोली। तो इजिप्ट के मार्केट में इनकी मोनोपोली थी अंटिल रहेजा ब्रदर्स टुक ओवर देयर बिजनेस, जब तक कि रहेजा ब्रदर्स ने इनके बिजनेस पे कब्जा नहीं कर लिया। एंड देन एंटर्ड अ प्लेथोरा ऑफ स्पाइस डीलर, और उसके बाद बहुत भरपूर मात्रा में स्पाइस डीलर वहाँ मार्केट में आ गए। एंड द मार्केट कंडीशंस एंड द मार्केट कंडीशन बिकम ऑब्नॉक्शियस डे बाय डे। फिर मार्केट कंडीशन कैसी हो गई, काफ़ी अप्रिय हो गई दिन पे दिन। सो सैयद वेंट टू इजिप्ट, तो फिर सैयद गया इजिप्ट, टू एस्पियोनाज, जासूसी करने के लिए, द स्ट्रेटजी ऑफ डीलर्स, जो भी डीलर्स थे उनकी रणनीति जानने के लिए, टू कम बैक विद ह्यूज प्रॉफिटेबल बिजनेस, बड़े लाभदायक
व्यापार के साथ वापस आने के लिए। ड्यूरिंग द वोयाग टू इजिप्ट, इजिप्ट की यात्रा के दौरान, वोयाग बोला जाता है जब जहाज के रास्ते सफ़र किया जाए, ट्रैवल किया जाए, उसको कहा जाता है वोयाग। ड्यूरिंग द वोयाग टू इजिप्ट ही मेट अ बॉय, वो एक लड़के से मिला जिसका नाम था नेम्ड सैम, हु वॉज वेल एक्वेंटेड विद द रहेजा ब्रदर्स, जो काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित था रहेजा ब्रदर्स से। वैन दे बोथ कन्वर्स, जब उन दोनों ने बातें की, विद डीप कॉन्वर्सेशन, काफ़ी गहरे वार्तालाप के बाद, सैयद केम टू नो, सैयद को पता चला दैट के सैम इज़ रहेजाज किन्समैन, सैम जो है वो रहेजा जो ब्रदर्स है उनका रिश्तेदार है। बट नाउ दे डोंट हैव टॉकिंग टर्म्स, पर अब उनकी बातचीत नहीं है। एज वंस दे एडमोनिश्ड हिम, क्योंकि एक बार उन्होंने उसको डांटा, नॉट टू पुट हिज लेग इनटू देयर डील्स, अपनी टांग वो उनकी डील में ना अड़ाए, अदरवाइज नहीं तो इट वोंट बी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर हिम, नहीं तो ये ना तो उसके लिए अच्छा होगा और ना ही लाभदायक होगा। लाइक दिस, इस तरीके से सैयद एंड सैम, सैयद और सैम बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स, इस तरीके से सैयद और सैम जो है वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। वर्कड टुगेदर, उन्होंने दोस्त साथ में काम किया। गॉट अ ग्रिप ऑन द बिजनेस, व्यापार पे काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली। एंड लेटर पीपल गेव देम अ सॉब्रिके, बाद में लोगों ने उन्हें एक उपाधि दी, एक उपनाम दिया। ईच अदर्स अल्टर ईगो, एक दूसरे के अल्टर ईगो। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी, एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक कहानी। आई होप आपको आज के 10 वर्ड से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।